हेलो। कैसे हो स्टूडेंट्स? तो आज हम बात करेंगे अपनी पहली क्लास में सीपीए का जो हमारा एक सब्जेक्ट है एफएआर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें जो चैप्टर सबसे पहले कवर किया जाता है वो बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है। हम उसके बारे में बात करेंगे और हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। एक्चुअली मैंने आपकी काफ़ी सारी बुक्स भी रेफ़र की हैं जो हमारी सीपीए की हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी जगह पे क्या है कि अच्छे से मेंशन नहीं की हुई चीज़ें, और लाइक ऐसे लगता है कि कहीं पे अज्यूम कर रखा है ऑथर ने कि हाँ बच्चे को ये सब पता है, बट रियलिटी में उसको नहीं पता है ये सब चीज़ें। तो इसलिए हम अच्छे से कवर करेंगे, और ताकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में भी कोई इशू ना आए और आपको रियलिटी में भी अच्छे से नॉलेज मिल सके कई चीज़ों की। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि यूएस गैप होता क्या है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी ने 11th-12th में, अगर आपने बी कॉम भी की है, तो आपने सभी ने ये पढ़ा होगा कि हमारे जो फाइनेंशियल्स बनते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आजकल एक और नया इसके अपर लेवल आ चुका है इंडेस के नाम से। तो पहले हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से बनते थे, अब हमारे इंडेस के नाम से बनते हैं। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि कौन से प्रिंसिपल्स, कौन सी प्रैक्टिसेस, आपको कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम। ठीक है, तो आपने जैसे कि अपनी बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट में एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया होता था, आप उसके हिसाब से अपनी बैलेंस शीट बनाते थे, कैश फ्लो बनाते थे। तो वो सब क्या था, हमारे एएस में लिखा हुआ था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ था कि आपको इस हिसाब से अपनी बैलेंस शीट और ये सब बनाना है। ठीक है, आपको कई जगह पे ये बताया होता था कि हाँ आपने इस चीज़ की अकाउंटिंग ऐसे करनी है। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स पे ये सब चीज़ें आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, आपको इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें आपकी एएस में लिखी होती थी। एंड सिमिलर टू दैट हमारे यूएसए में क्या है कि यूएस गैप बोला जाता है उस चीज़ को। जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, वहाँ पे यूएसए में इसको यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बोला जाता है, यूएस गैप। ठीक है, तो आपको समझ तो आ चुका है कि यूएस गैप किसको बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एक लाइन बोली अभी कुछ टाइम पहले, हाँ, कि हमारे एएस फॉलो होते हैं और कई जगह पे इंडेस फॉलो होते हैं। इंडेस क्या है कि एक हायर लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं। हायर लेवल के स्टैंडर्ड्स मतलब थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है अकाउंटिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यूएस जो हमारे इंडियस हैं, वो हमारे कुछ लिमिटेड सी कंपनीज पे लगते हैं जो कि लिस्टेड हैं, या फिर बहुत बड़ी कंपनीज हैं, सिर्फ उन्हीं पे लगते हैं इंडियस। बाकी सब कंपनीज पे या फिर पार्टनरशिप फर्म्स में या पार्टनर प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या लगता है, एएस लगते हैं। एज सिमिलर टू दैट यूएस गैप भी ऐसा ही है। यूएस गैप भी एक इंडियस की तरीके से, इंडियस जैसे एक हायर लेवल का एक स्टैंडर्ड्स है। तो जैसे हमारे यहाँ पे इंडियंस है, वहाँ पे यूएस गैप है। तो यूएस गैप क्या सर सभी कंपनीज पे लगते हैं? ऑब्वियसली नोट बेटा, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि इंडियस कुछ लिमिटेड कंपनीज पे लगते हैं, जैसे कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हो गई या फिर कुछ और बहुत बड़ी कंपनीज हो गई। तो वैसे ही यूएस गैप भी कुछ सभी लिस्टेड कंपनीज पे और कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज पे लगते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। यूएस गैप का आपको समझ आ चुका है कि क्या है यूएस गैप, क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, आपको क्या क्या फॉलो करने हैं जब आप अपनी अकाउंटिंग करोगे या बैलेंस शीट बनाओगे। ठीक है, तो यूएस गैप क्या एक स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स हैं। इफ़ यूएस गैप सेट्स कंसिस्टेंट रूल्स फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक आपको कंसिस्टेंट रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस चीज़ का रिकॉग्नाइज ऐसे करना है, आपको इस चीज़ को मैयर ऐसे करना है, आपको इस चीज़ को ऐसे डिस्क्लोज करोगे। तो आपको कंसिस्टेंट रूल्स प्रोवाइड करते हैं। यूनिफॉर्मिटी, आपको एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लिस्टेड कंपनीज़ में 100 लिस्टेड कंपनीज़ हैं, हर कंपनी एक प्रॉपर सेम यूएस गैप को फॉलो करके ही अपने बैलेंस शीट बनाएगी। तो क्या आप उन 100 कंपनीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि सभी ने सेम सी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की हुई हैं। तो मुझे पता है कि हाँ इनके बैलेंस शीट्स आपस में कंपेरेबल हैं और यूनिफॉर्म हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उसके अलावा कॉमन लैंग्वेज एक्ट्स एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अक्रॉस कंपनीज। ठीक है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि एक कॉमन लैंग्वेज है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप से अकॉर्डिंग बना रही है, अमेजोन अपने यूएस गैप के अकॉर्डिंग बना रही है। तो ये सब अपनी कॉमन, इन लोगों ने यूएस गैप एक कॉमन लैंग्वेज को एज एक्सेप्ट किया है कि हम अपने फाइनेंशियल्स को यूएस गैप की लैंग्वेज में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक कॉमन लैंग्वेज बन सकी है सब कंपनीज की।
ट्रांसपेरेंसी एम्स टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड द एक्यूरेसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूएस गैप क्या है कि ज़्यादा एम करते हैं कि हाँ हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जैसी कंपनी की एक्चुअल पोजीशन है उसको वैसे ही दिखाया जाए। इसके बारे में कुछ आगे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि हाँ यूएस गैप कैसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के तरफ अपना फोकस रखते हैं। नेक्स्ट होगा क्या हमारा लिमिट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। लिस्टेड कंपनीज ऑफन फॉलो यूएस गैप फॉर द कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कुछ लिस्ट मतलब सभी लिस्टेड कंपनीज और कुछ बड़ी कंपनीज इसको फॉलो करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम बैलेंस शीट। जो यूएस गैप में हमारी बैलेंस शीट बनती है उसमें क्या क्या आता है। सो सबसे पहले तो हमारा When a company prepares the financial report, it usually includes a complete set of financial statements and the related notes. ठीक है, एक कंप्लीट सेट बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और उसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स जो अकाउंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। इस सेट में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को मेरे को समझाने की ज़रूरत है कि आपको नहीं, बिल्कुल समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एसेट्स लायबिलिटीज़ सिर्फ और इक्विटी हमारा हो गया, तो इनके बारे में हमारी डिटेल्स दी जाती हैं। तो जो आप पहले पढ़ के आए हो इसके बारे में हम बैलेंस शीट को डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में कवर भी करेंगे, नो वरीज। ठीक है, तो इसको यूएस गैप में किस नाम से पुकारा जाता है, हम जैसे इंडिया में बैलेंस शीट बोलते हैं तो ये लोग बोलते हैं इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, आपको इस लैंग्वेज में इसको याद करना है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट पता है आपको, P&L को बोलते हैं। ठीक है, तो यूएसए में इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट किसको बोला जाता है, जैसे देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को कि हम जो P&L बनाते हैं, P&L में हम मेनली किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं बेटा, हम सर इंक्लूड करते हैं फॉर एग्जांपल हम जो सेल होती है, हमारी परचेज़ होती है, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं हम अपने P&L स्टेटमेंट में। बट एक बार आप ये देखो कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास शेयर्स पड़े हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी के पास शेयर पड़े हैं अमेज़ोन के, और अमेज़ोन का कोई बाय रीज़न कुछ भी होने के कारण, ठीक है, उनकी शेयर में एक स्टीप फॉल आ जाता है। ठीक है, उनके शेयर बिल्कुल ही गिर जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हालांकि एप्पल ने अभी अमेज़ोन के शेयर सेल नहीं किए, उनके पास अभी भी उन्होंने होल्ड करे हुए हैं अपने शेयर अमेज़ोन के शेयर्स को, बट फिर भी क्योंकि हमारे बैलेंस शीट यूएस गैप की रिक्वायरमेंट है कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्लोजिंग डेट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्लोजिंग डेट हमारी यूएस गैप में क्या होती है, 31 दिसंबर। ठीक है, तो 31 दिसंबर को जो भी आपके पास शेयर्स पड़े हैं किसी और कंपनी के, तो आपको उसके क्या करना है कि हमेशा फेयर वैल्यू पे दिखाना है। फेयर वैल्यू मतलब जो मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है उस पर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने परचेज़ किया था उसको $1000 में, एक शेयर का प्राइस था फॉर एग्जांपल $1000, और 31 दिसंबर को उसका प्राइस क्योंकि एक सडन फॉल आ गया उनके प्राइस या शेयर्स में, तो वो रह गया 1000 से सिर्फ $7000 या $600। अब आप बताइए कि $400 का जो मेरे को लॉस हो रखा है, हालांकि एक्चुअली अभी वो लॉस हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ बेटा लॉस अभी, क्योंकि मैंने अभी तक सेल ही नहीं किया उनको। ठीक है, तो वो एक नॉशनल लॉस है मेरा। तो उसको क्या है कि अब मैं अगर इस लॉस को अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊँ, अपने P&L में दिखाऊँगा, तो क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ इनकी तो परफॉर्मेंस ही बड़ी बेकार है यार। ठीक है, ये क्या बात हुई, इससे मतलब इनकी तो परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, और इवन की ये तो और बदतर होते जा रहे हैं डे बाई डे। बट ऐसा नहीं है, इन्होंने अपनी कंपनी में, एप्पल ने अपनी कंपनी में तो प्रॉफिट्स अच्छे करे हैं, लास्ट ईयर से ज़्यादा ही प्रॉफिट करे हैं, बट क्योंकि उनके पास जो शेयर्स किसी और कंपनी के बड़े थे उनमें फॉल आ गया, बट इसलिए उनका P&L ख़राब दिख रहा है। ठीक है, तो हर बंदे को तो ये जाके बता नहीं सकते ना कि हाँ ऐसे करके कि हमारा P&L इसीलिए ख़राब आ रहा है क्योंकि अमेज़ोन के शेयर्स गिर गए। तो इसीलिए क्या किया कि जो हमारे पास शेयर्स होते हैं, कुछ ऐसी टाइप की इनकम्स हैं, इसमें आगे बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सी इनकम दिखाई जाती है, जैसे कि हमारी शेयर्स वाली ये होगी प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सभी इनकम्स को हम किस में दिखाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में, ना कि P&L में। ठीक है, समझ आया। तो जो कि हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं। अच्छा, तो सर इसका मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि हमारे P&L दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हाँ बेटा, आप यही कह सकते हो कि हमारा एक तो मेन इनकम स्टेटमेंट हो गया जो कि लोगों को हमारी कंपनी की खुद की एप्पल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, और एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट हो गया जो कि लोगों को एप्पल कंपनी के पास जो भी शेयर्स पड़े हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा। बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें कवर होंगी तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आ गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आपने पहले 11th 12th में भी इसको बनाया है कैश फ्लोज में, और आपने बीकॉम में भी बनाया होगा। कैश फ्लोज क्या डिपिक्ट करते हैं कि हमारे कैश फ्लो का इनफ्लो कैसा और आउटफ्लो कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। अच्छा, इसके बारे में भी आपने शायद ही पढ़ा हो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल गौरव जैन इज़ द ओनर ऑफ फॉर एग्जांपल कंपनी वॉलमार्ट, ठीक है। तो वो मैं वॉलमार्ट का फॉर एग्जांपल ओनर हूँ। तो मैंने इनिशियली अपने पैसे लगाए थे फॉर एग्जांपल $10 लाख लगाए थे, और 10 साल हो गए कंपनी को इस्टेब्लिश हुए, ठीक है। तो हमने अभी तक जो 12th में काउंटिंग करी, कहीं पे भी हमने ये नहीं पढ़ा था कि हाँ मेरी आज कंपनी में कितना पैसा पड़ा है, ठीक है। हम मतलब सर बिल्कुल सर पढ़ते तो थे, क्योंकि हमारा उसमें लिखा होता था शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस, बेटा हाँ वो सब अलग अलग कंपोनेंट्स लिखे होते थे। अगर मैं कहीं एक स्टेटमेंट में जाके उनको कंबाइन कर दूं कि हाँ मैंने शेयर कैपिटल में इतने पैसे डाले थे, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस मेरा आज तक का रिजर्व एंड सरप्लस मेरे इतने हो चुके हैं, ठीक है, और अदर रिजर्व्स मेरे इतने हो चुके हैं, जो मेरा खुद का पैसा है, ठीक है, जो मैंने कमाया है इस कंपनी में, ठीक है। तो वो सारे को अगर एक स्टेटमेंट में डाल दूँ तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास 5 स्टेटमेंट आएंगे। हमारा सबसे पहले आएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यूएस गैप की वर्डिंग में याद करना हमेशा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, और ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, ये हमारी बैलेंस शीट बनेगी बेटा इसे यूएस गैप के अकॉर्डिंगली। तो सर ये हमारी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या है, कैश एंड कैश इक्वल। अच्छा, हमेशा याद रखना कि जो आपने एएस में पढ़ी थी उस बैलेंस शीट में क्या होता है, सबसे पहले लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ आती हैं। बट इस केस में क्या होगा कि आपके पास पहले एसेट्स आएंगी, फिर लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ आएंगी, ठीक है। सबसे पहले एसेट्स, फिर लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़। अच्छा, और दूसरी बात, एसेट्स में भी ऐसे होता था, हमारे पास नॉन करंट एसेट पहले आते थे और फिर बाद में आते थे करंट एसेट्स। बट यहाँ पे उल्टा होगा, हमारे पास पहले करंट एसेट आएंगे, फिर हमारे पास आएंगे नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो इसमें ये चेंजेस भी हैं। अब हम बात करते हैं करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आएंगे मेरे पास। सबसे पहला मेरे पास एसेट आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसको समझाने की मेरे को शायद ज़रूरत नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो इसमें बैंक वगैरह सब इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मेरे पास ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ एट फेयर वैल्यू। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ एट फेयर वैल्यू कई कंपनीज का मेन, अच्छा कई कंपनी फॉर एग्जांपल मैं एप्पल की ही बात कर लेता हूँ। एप्पल के पास किसी और कंपनी के शेयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर, ठीक है। उन्होंने अपने जो हमारे उनके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे पड़े होंगे तो उन्होंने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी कर रखी होगी, हाँ बिल्कुल बेटा। अच्छा, कुछ ऐसे शेयर भी हो सकते हैं क्या कि उन्होंने ये ना सोचा हो कि हाँ हमने लंबे टाइम तक होल्ड करने हैं, जस्ट मेरे को जैसे ही प्रॉफिट होगा मैं साथ के साथ बेच दूंगा। हाँ सर बिल्कुल होगा सर। ऐसी कंपनी कौन सी होल्ड करती होगी, जैसे कि हिंडनबर्ग कंपनी है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सोच पढ़ भी लेना, ठीक है। हिंडनबर्ग कंपनी क्या करती है कि दूसरी कंपनीज के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है, मतलब दूसरों को गिरा के खुद पैसा कमाती है वो कंपनी। तो उनका क्या सिस्टम है कि वो किसी कंपनी के शेयर्स फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं और उसके बारे में उस कंपनी के दूसरी कंपनी के बारे में शेयर्स के उनकी रिपोर्ट निकालते हैं, और अगर उनके शेयर्स ऊपर नीचे जाता है तो उनसे वो प्रॉफिट कमाते हैं, और जैसे ही वो ऊपर नीचे जाता है उनको तैसे ही सेल कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है जस्ट कि जो कंपनीज अपने कुछ ऐसे शेयर्स होल्ड करती हैं कि मेरे को जैसे ही प्रॉफिट होगा मैं इसको साथ के साथ बेच दूंगी, मतलब बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, उनको करंट एसेट्स में ही ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ वाले इस रो में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल, ये को बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल क्या होता है बेटा, अच्छा तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मैंने आपसे पैसे लिए, मैं जस्ट आपका कोई क्रेडिटर नहीं हूँ। क्रेडिटर किसको बोलते हैं या डेटर किसको बोलते हैं कि जब ऑर्डिनरी बिजनेस में सामान का मैंने आपसे फॉर एग्जांपल उधार पे सामान लिया तो आपके लिए मैं डेटर हुआ और मेरे लिए आप क्रेडिटर हुए, ठीक है। बट इन केस मैंने जस्ट आपसे कैश ले लिया उधार पे, मेरे को कैश दे दो फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए, मैंने 1 लाख रुपए ले लिए, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमने कैश में डीलिंग करी है आपस में वो क्रेडिटर डेटर नहीं कहलाएंगे, उनको नोट्स रिसीवेबल और नोट्स पेबल कहा जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा मेरे पास इन्वेंट्री बताने की जरूरत नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आएगा मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज एट फेयर वैल्यू। तो ये कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज
अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़ वो वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं जो बेचने के लिए अवेलेबल हैं। सर इसका मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी कंपनी के डिवेंचर्स पड़े हैं, मैं उनको बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो उनको अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़ बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हेल्थ टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज़। हेल्थ टू मैच्योरिटी किसको बोलते हैं? क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर्स होल्ड किए हैं, परचेज किए हैं, और उस कंपनी ने डिवेंचर ये इशू किए हैं 5 साल के लिए। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि हाँ ड्यूरिंग द टेन्योर मैं किसी को ये अपने डिवेंचर्स बेचूंगा नहीं, जस्ट कंपनी जब 5 साल बाद रिडीम करेगी तो मैं रिडेम्पशन वाला पैसा लूँगा कंपनी से। तो इसको बोला जाएगा मैच्योरिटी तक होल्ड करना। तो हेल्थ टू मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज़ में ये वाले डिवेंचर्स कवर हो जाएंगे और मेरे को इसमें इसको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा इन्वेस्टमेंट इन एफिलेट्स। एफिलेट्स क्या होता है? एफिलेट्स वो वाली कंपनीज होती हैं जिसमें मैं एक सिग्निफिकेंट ओनरशिप होल्ड करता हूँ। सर दोबारा से, सिग्निफिकेंट ओनरशिप। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ सर? सिग्निफिकेंट ओनरशिप का मतलब कि मैंने किसी कंपनी में 20% से लेके 50% के बीच में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि मैं एक बहुत बड़ा अपना दूसरी कंपनी में कंट्रोल रखता हूँ, ठीक है, मतलब दूसरी कंपनी में बहुत ज़्यादा बड़ी ओनरशिप रखता हूँ, तो इसको इन्वेस्टमेंट इन एफिलिएट्स बोला जाएगा। पीपी मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सभी ने पढ़ा हुआ है। लैंड, अच्छा बेटा लैंड पे डेप्रिसिएशन रेट कितना होता है? सर 20% है ना। अरे नलायको, लैंड को डेप्रिसिएट मत कर देना, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद बिल्डिंग इक्विपमेंट हो गया हमारे मायने से कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स में मेरे पास गुडविल आ जाएगी, पेटेंट्स आ जाएंगे, और अदर एसेट्स के बारे में बात करते हैं। पेंशन एंड अदर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट एसेट्स। सर इसका क्या मतलब हुआ? पेंशन, अब देखो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कंपनीज में, हर कंपनी में ना एक रिटायरमेंट एज सेट की होती है। सर कंपनीज में भी होता है, बिल्कुल बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल 58 आजकल चल रही है कि 58 की एज के बाद एक पर्सन को रिटायर कर दिया जाएगा। अच्छा, अरे आज मैंने फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन को ज्वाइन किया, तो मेरी एज आज है फॉर एग्जांपल 25-26। 58 की एज में जाके अमेज़ॉन बोलेगा सर आपने बहुत अच्छे से सर्व किया हमें इतने साल, अब आपका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, ठीक है। एज अप्रिशिएशन हम आपको पेंशन दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 10 लाख 20 लाख जो भी है, और ग्रेचुटी दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा, हाँ मेरे को 20-30 लाख रुपए मिल रहे हैं ऐसे ही, मतलब ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो ये पैसा अमेज़ोन मेरे को पे करेगा क्या अमेज़ोन एकदम से मेरे को निकाल के जेब में से पे कर देगा, या उसने पहले जब से मैंने स्टार्ट की थी अपने जॉब उसके उस वहाँ से लेके अब तक उसने कुछ कुछ पैसा सेव करता गया होगा, ताकि मेरे अमेज़ोन के ऊपर एकदम से बर्डन ना पड़े। बिल्कुल सर ऐसा ही होगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी नौकरी अमेज़ोन में जॉब करना, तो तब से ही अमेज़ोन ने कुछ कुछ पैसा अपना एक अलग से सेव करना स्टार्ट कर दिया होगा कि हाँ जब गौरव 58 की एज में रिटायर होगा तब उसको एकदम से पैसा देते टाइम मेरे पे बर्डन ना पड़े। बिल्कुल। तो इसको क्या बोलेंगे? अब क्या करेगा अमेज़ोन? जो एक थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता जाएगा उसको कहीं पे इन्वेस्ट भी तो करेगा, वरना उसके पैसे की वैल्यू क्या रह जाएगी 20-30 साल बाद। अगर आप 20-30 साल पहले की बात करो तो 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बट आज के टाइम पे 100 रुपये की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही होगा अगर आज कंपनी अमेज़ोन उसको कहीं पे इन्वेस्ट करते क्योंकि पैसे की वैल्यू साथ साथ बढ़ती रहे, तो जहाँ पे भी उसको इन्वेस्ट करेगी उस पैसे को, उसको बोला जाएगा पेंशन बेनिफिट एसेट्स, ठीक है। तो वह जहाँ पे उसकी वैल्यू आती रहेगी आपको शो करनी पड़ेगी। और डेफर्ड इनकम टैक्स एसेट क्या होता है बेटा? डेफर्ड इनकम टैक्स एसेट बड़ा ही एक सिंपल सा कंसेप्ट है ये, अब प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत करना। डेफर्ड इनकम टैक्स एसेट का मतलब होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल आज प्रोविज़न बुक करी बैड डेट्स के लिए अपनी बुक्स में। मैंने सोचा कि मेरे 3 लाख रुपए का प्रोविज़न बुक कर लेता हूँ। क्या हाँ मेरे को फॉर एग्जांपल मैंने विजय माल्या को 3 लाख रुपए का माल बेचा था, और अब विजय तो भाग गया बाहर लंदन में, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि वो पैसे आएंगे नहीं, बट अभी भी उसको मैंने 1 साल का टाइम दिया हुआ है, बट मेरे को लग रहा है कि वो आएंगे नहीं पैसे, तो क्या फ़ायदा, मतलब प्रोविज़न बुक कर ली मैंने। तो मैंने अपने क्या करा, इनकम स्टेटमेंट में जाके प्रोविज़न बुक कर ली, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, जिस वजह से मेरा नेट लॉस नेट प्रॉफिट कम हो गया, और नेट प्रॉफिट पे में जो मैंने टैक्स कैलकुलेट करा वो भी कम हो गया, ठीक है। क्योंकि नेट प्रॉफिट कम होने से टैक्स भी मेरे को कम पे करना, कम दिखेगा मेरा उसमें इनकम स्टेटमेंट में। बट
फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगा तो मैंने वहाँ पे ना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का लॉस दिखा दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पास आया, कहता ये क्या कर रहे हो। मैं कहा मैंने प्रोविज़न, मेरे को लग रहा है कि मुझे वाले से पैसे आएंगे नहीं मेरे पास। तो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा, कहता है ये सब नहीं चलता यहाँ पे। जब एक्चुअल में लॉस हो जाए, जब तुम्हारा 1 साल तक पैसे, 1 साल के बाद भी पैसे ना आए, तब हम तुम्हें वो लॉस अपना प्रॉफिट में से कम करने देंगे। अदरवाइज़ आप, हम प्रोविज़न वगैरह का कोई सीन नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो कुछ भी करते रहोगे आप, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है चलो ये भी बात सही है, तो क्या करूँगा आप। तो इनकम टैक्स वाले कहेंगे कि हाँ, जो आपके एक्चुअल में प्रॉफिट है विदाउट डिडक्टिंग प्रोविज़न, आप उतने पे टैक्स पे करो। अच्छा, मैंने कर दिया पे। फॉर एग्जांपल, मैंने जो इनकम टैक्स के हिसाब से मेरा टैक्स बन रहा है वो 7.5 लाख बनेगा, और मेरा बुक्स के हिसाब से मेरा 4.5 लाख बनेगा। बुक्स के हिसाब से 4.5 लाख क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने प्रोविज़न बुक करी हुई है बुक्स में, ठीक है। तो ये सर 3 लाख का जो है हमारा, ये टैक्स के बीच में डिफरेंस है, तो इसको कहाँ पे शो करेंगे बेटा, इसी को हम डेफर्ड इनकम टैक्स में शो करेंगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स आएंगे आगे, तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा था। जो भी हमारा इनकम टैक्स में जो हम टैक्स पे करते हैं, हमारी बुक्स में जो टैक्स आता है, उसके बीच में जो भी डेफर टैक्स होता है वो इसमें शो कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ में। इसमें भी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक बार समझ लो आप, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है। अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब होता है कि मैंने, सामने वाले पर्सन ने मेरे को फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए दिए कि मैं उसके यहाँ पे लिफ्ट लगा दूँ, उसकी बिल्डिंग में लिफ्ट लगाने के लिए, ठीक है। और 31 दिसंबर आ गई, 31 दिसंबर तक मैं लिफ्ट लगा नहीं पाया, बट उसने मेरे को एडवांस में पे कर दिया 30 दिसंबर को 10 लाख रुपए। और मैंने लिफ्ट कब इंस्टॉल करी, फॉर एग्जाम्पल फरवरी में जाके। तो 31 दिसंबर को जब मैं बैलेंस शीट बनाने बैठूंगा, क्या उसको मैं अपनी सेल दिखा दूँ उस पैसे 10 लाख को? नहीं सर, कैसे दिखा दो जब तक आपने अभी तक सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करी। बिल्कुल बेटा, तो वो क्या है, एक एडवांस मनी ही तो है, तो उसको अनअर्न्ड रेवेन्यू बोलते हैं इंडिया यूएस गैप के लैंग्वेज में। तो यहाँ पे अनअर्न्ड रेवेन्यू में मैं उसको शो कर दूँगा। नेक्स्ट आएगा हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इसमें बॉन्ड्स आ जाएंगे। बॉन्ड्स आपको पता है जैसे डिबेंचर्स होते हैं वैसे कमर्शियल बॉन्ड्स होते हैं या ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे शो होते हैं। डेफर्ड इनकम टैक्स, तो यही वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया वो डेफर्ड इनकम टैक्स का है। इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। पेंशन लाइबिलिटीज़, हाँ इसके बारे में समझ लेते हैं। सर पेंशन लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है? देखो, अब जो मेरा एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन हर साल कुछ ना कुछ पैसे बचा रहा था कि हाँ मेरे को 60 साल बाद, 20-30 साल बाद गौरव को ये पैसे पे करने हैं, तो उसके लिए वो लाइबिलिटी भी तो बुक करता जा रहा होगा ना, हर साल कुछ ना कुछ पैसे की। सर क्यों करेगा वो, लाइबिलिटी की बुक करेगा? बेटा देखो, अब अमेज़ॉन को दिख रहा है कि मेरे को 20 साल बाद इस बंदे को पैसा पे करना है, और 20 साल बाद इस बंदे को मेरे को पैसा फॉर एग्जांपल 20 लाख पे करना है, ठीक है। अब मैं ये देखूँ, अमेज़ॉन सोचेगा हूँ कि मेरे को इस साल हर, मतलब 20 साल बाद मेरे को 20 लाख पे करने हैं, तो इस हिसाब से मेरा हर साल 1-1 लाख रुपए का कॉस्ट पड़ रहा है मेरे को, तो वो लाइबिलिटी उसी 1 लाख को बुक करता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसमें प्रेफर्ड स्टॉक किसको बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को। कॉमन स्टॉक किसको बोलते हैं, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स को, ठीक है। और ये हमारे अदर इनकम आ गए ये सब। और इसके बाद आपको जो ये मैंने आपको सब समझाया है, इसमें मैंने अच्छे से इसका एक्सप्लेन भी कर दिया है शॉर्ट टर्म्स में, ताकि आप जब भी आपको कोई डाउट आए तो आप इसको पढ़ के समझ सको कि हाँ इसका मतलब ये था, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मूव करेंगे इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। इनकम स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी को डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। थैंक यू।